जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024। स्टेज नंबर कौन सा 1 है, सीबीटी परीक्षा। ठीक है, हेल्ड ऑन 9/8/2018। शिफ्ट नंबर कौन सा 3, सब्जेक्ट साइंस। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, शिफ्ट नंबर 1 और 2 के रीजनिंग, मैथ और साइंस के जितने तीनों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट नंबर 3 के सब्जेक्ट कौन सा साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसमें यम में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, देखिए जो एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, 2n² होता है। n जो हमारा क्या कक्षा है। ठीक है, तो देखिए के क्या होता है, के कक्षे एक, यल क्या 2 होता है, यम 3, यन क्या है 4। ये हमारे क्या है, कक्षों की संख्या। ठीक है, ये हमारे कक्ष हो गए 1 2 3 4, के एल एम एन। तो हमसे पूछा क्या यम में, तो यम का देखिए तीसरी कक्षा है, तो फार्मूला हमारा 2n² होता है, तो 2 हो जाएगा। n², यन की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 गुणे 9 क्या हो जाए 18। यानी कि यम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। और के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो एन की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह यल में रखेंगे तो यल का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। यल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, यल में 8, और यल में क्या हो जाएगा 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। यन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32, और यम में पूछा तो यम में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है, रसस्वेदी अभिग्राहक। ठीक है, क्या इसका आंसर, रसस्वेदी अभिग्राहक है। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। हेनरी कैल्वेंडिश के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मूल्य की खोज की गई थी। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण जी की खोज न्यूटन ने किया था। ठीक है, और इसका जो नियतांक, इसका मान जो बता रहा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था, और इसका जो मान होता है वो किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। ठीक है, जी का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। और जी का जो बीमित सूत्र होता है क्या होता है, m⁻⁻1, l⁻3, t⁻2 होता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। इसमें अम्ल का गुण कौन सा नहीं है, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बोला क्या है कि कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को क्या लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक खाली स्थान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। पहला ऑप्शन है चिकनाई, मिश्र धातुकरण, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हमारा से हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट क्या है, गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए क्या होता है, लोहा में जंग फेरसोफेरिक, यानी कि लोहा में जंग फेरसोफेरिक ऑक्साइड पदार्थ का बना होता है। ठीक है, और यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। जो लोहे के ऊपर जंग लगता है वो कौन से, भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। और लोहा में जो जंग लगता है, यानी कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब लोहे में क्या होता है, जंग लगता है तो उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, लेपन करके या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई रखा है लोहे का वस्तु कोई है, यानी उस पर क्या जंग लग रहा है, तो उस पर हम पेंट कर सकते हैं। पेंट करके क्या करते हैं, उसको जंग लगने से बचाते हैं। तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या उस पर लेपन करेंगे, या कोई मिश्र धातु को उस पर लेप चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, लोहा में जंग नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है,
किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर क्या होगा? mgh होता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होता है? अदिश राशि होता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगला जो सवाल हमारा, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? v बराबर t अपान 2πr या v बराबर 2πr बटे t, v बराबर 2πr स्क्वायर बटे t या फिर v बराबर πr बटे 2t। देखिए त्रिज्या हमको दिया है r, समय क्या लग रहा है? t लग रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी देखिए क्या आ जाएगा इसका? 2πr। ठीक है, यानी कि एक वृत्त है, उसका त्रिज्या हमको r दिया है तो इसका कुल दूरी क्या हो जाएगा? कुल दूरी का मतलब क्या है? इसका परिधि निकालेंगे तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। ये क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो वेग बराबर हमको वेग निकालना है इसमें, तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाएगा? यानी कि वेग का मान भी बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी हमारे क्या है? 2πr बटे समय क्या है? t है। इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? 2πr बटे t। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जो है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है या परमाणविक आकार कम हो जाते हैं। इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल की संख्या क्या है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग या शुक्र वाहिका। तो क्या कहते हैं उसको? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है देखिए, धातु में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH से कम हो जाता है, यानी कि मुंह का जो pH मान होता है कितने से कम हो जाएगा कि धातु में क्या सड़न शुरू हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5। जब मुंह का pH मान जो होता है 5.5 से कम हो जाएगा तो धातु में क्या हो जाएगा? सड़न शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, धातु का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, यह पानी जल में नहीं घुलता। कौन? इनेमल जो होता है यानी कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और ये क्या होता है? पानी में नहीं घुलता है। लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, यानी कि वो टूटने लगता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच में रहता है। वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या होता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक जो होता है हमारा उसको क्या कहते हैं हम लोग? उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी जो होता है उसको इंग्लिश में एम्फोटेरिक कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा? एल्यूमिनियम। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर इसका। देखिए जो हमारा अगला सवाल है, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध का में भी का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा है VIT। ठीक है, अब देखिए जब किसी प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करते हैं तो परिपथ से t समय में Q आवेश प्रवाहित करे तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा? W बराबर Q V हो जाएगा। और Q बराबर हमारा क्या होता है? IT होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह IT रखेंगे तो हमारा V Q की जगह IT हो जाएगा। तो W बराबर VIT जूल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, V बराबर हमारा क्या होता है? IR होता है। ठीक है, क्या होता है? V बराबर देखिए हमारे यहाँ पे आंसर आ गया है
W बराबर VIT हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे देखिए और क्या, B बराबर IR होता है, तो यहाँ पे और क्या माना जाएगा, तो W बराबर B की जगह IR रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे IR रखेंगे तो यहाँ पे पहले से I है तो I स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा IR, यहाँ पहले I है T है तो हमारा क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जूल में। अब देखिए क्या होता है, W बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, VIT है तो V का मान देखिए यहाँ पे रहने देते हैं, I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, V/R। ठीक है, V/R आ जाएगा तो I की जगह V/R लिखेंगे और T है T हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T/R जूल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध R द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H है, तो यदि ऊष्मा हमारा H निकलेगा इसमें प्रतिरोध में से, तो इसका जो कि कैलोरी में कैसे मान निकलेगा, तो हीट H बराबर क्या हो जाएगा W/J। ये हमारा जूल में है तो इसको हम लोग कैलोरी में बदल रहे हैं, तो 4.2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सब फार्मूला वैसे रहेगा, बस उस पर डिवाइड क्या हो जाएगा, 4.2 से हो जाएगा। पहला क्या था, VIT था तो VIT/क्या हो जाएगा 4.2, और दूसरा क्या है I स्क्वायर RT 4.2, और लास्ट है B स्क्वायर T/R, तो B स्क्वायर T/4.2। देखिए यहाँ पे नीचे R है तो यहाँ पे भी R आ गया। ठीक है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। अनंत पर F और C के बाद दर्पण के पीछे या C के बाद, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा है दर्पण के पीछे। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो इसका फार्मूला हम बताए थे, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। C सेंटीग्रेड है, F फ़ारेनहाइट है, K है क्या हमारा केल्विन है। तो हमको बदलना क्या है, क्वथनांक दिया है यानी कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, बदलना किस में है, केल्विन में। ठीक है, तो इन दोनों को साथ लेके हल करेंगे तो C/5 बराबर K माइनस 273/5। केल्विन का मान देखिए हमको दिया है क्या, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर K माइनस 273, और K बराबर आ जाएगा हमारे क्या, C प्लस 273। तो K बराबर क्या लिखेंगे, C का मान हमको दिया क्या 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 प्लस और 273 है, 273 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 351 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कि जो अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होती हैं, समान होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। देखिए इसका ये क्या हमारा इसका परिभाषा ही दिया है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होते हैं, समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। मुकुलन के द्वारा, कायिक प्रवर्धन, विखंडन या अणुओं का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। ठीक है, बाएं हाथ में पेन पकड़ के वो व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखता है शीशे में, तो पेन क्या हो जाता है, उसके दाएं हाथ में आ जाता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण है, विभक्त प्रतिबिंब के द्वारा, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, या पार्श्व व्युत्क्रमण के द्वारा, या अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। देखिए क्या होता है, पार्श्व व्युत्क्रमण की स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण में विपरीत दिखाई देती है। ठीक है, क्या होता है, विपरीत दिखाई देता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण के प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा देखिए, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसकी गति की v से बढ़कर 2v तक 2 गुना किया जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो हमारे देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, अब जो यहाँ से देखिए हटा देंगे, इसको प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो ये 1/2 m हट जाएगा, प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा v² के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा
किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी स्क्वायर के वेग के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी KE1 निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर V1 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए V1 स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, V1 बराबर V और V2 बराबर क्या हो जाएगा, V से बढ़कर 2V हो जाता है, तो V की जगह फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो V1 की जगह V है तो इसका स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, V2 का स्क्वायर तो इसकी जगह क्या 2V है तो 2V का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1 बटे काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। यह देखिए क्या होता है, ये ओम का नियम होता है क्या, V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या V बटे आर, यानी कि ये हमारा क्या होगा इसका आंसर I बराबर V बटे आर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्या इस वीडियो का अंतिम सवाल। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।